नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है मेरी माँ वृद्धाश्रम नहीं, तुम अपने मायके जाओगी। आ गए तुम? मैंने अभी घर में कदम रखा ही था कि पत्नी सुधा ने मुझ पर चिल्लाते हुए कहा। हाँ, क्या हुआ? मैंने जानना चाहा। सुनो, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। बहुत हुआ। मैं ये रोज रोज की झिकझिक और टोका टोकी से तंग आ गई हूँ। अब मुझसे जरा भी बर्दाश्त नहीं होता। कुछ कहो तो, आखिर क्या है और इस तरह क्यों चिल्ला रही हो? चिल्ला रही हूँ? तुम तो मुझे ही कहना, अपनी माँ को कुछ मत कहो। सारा दिन तो तुम अपनी 2 टकिए की नौकरी की वजह से बाहर रहते हो। घर में तो मुझे रहना और सुनना पड़ता है, नौकरानी बनकर। इस 2 टकिए की नौकरी से ही घर चला रहा हूँ, मैंने दबे स्वर में कहा। सुधा को मेरी यह नौकरी पसंद नहीं थी। उसकी सोच थी कि उसकी शादी कहीं किसी बड़े घर में होती और वह रानी की तरह रहती, लेकिन उसके पिता ने उसकी शादी मेरे साथ कर दी थी। मैंने पूछा, आखिर माँ ने ऐसा क्या कह दिया जो? अब क्या तुम्हारी माँ की कहानियाँ सुनाओ तुम्हें? तो मत कहो, कुछ मत सुनाओ। कुछ होगी तब न कहोगी, कहकर माँ के कमरे की तरफ जाने लगे। और ये हाथ में क्या है? दर्द का मलहम। सुबह जब ऑफिस जा रहा था तो माँ ने लाने को कहा था। कह रही थी उनके घुटनों का दर्द फिर परेशान करने लगा है। मैंने माँ का कहना मान उसके जले पर नमक का काम किया। हाँ, माँ का तो दर्द दिख जाता है तुम्हें, लेकिन मेरा नहीं दिखता। तुम्हारे दर्द का कोई इलाज नहीं। मैंने सुधा की ओर देखा और बिना कुछ सुने माँ के कमरे में चला गया। देखा, माँ कोने में दुबकी आंसू बहा रही थी। उनके चेहरे पर आज फिर दर्द की रेखा साफ झलक रही थी। सच कहूँ तो इन दिनों माँ की परेशानियाँ और बढ़ गई थी। पिताजी जिंदा थे तो मैं और वो माँ की कुछ मदद कर देते थे, जैसे चाय बना देना, सब्जी काट देना, बाजार से सामान ला देना, माँ के पैरों में मलहम लगा देना। लेकिन अब जब मैं लगाता हूँ तभी दवा लग पाती है, वरना दर्द से छटपटाती रहती। क्योंकि पिताजी की मृत्यु से सदमे के कारण लकवाग्रस्त हो जाने से उनका दाहिना हाथ कमज़ोर हो गया था और कम काम करता था। ऊपर से पैरों में गठिए का दर्द। हालांकि भगवान का शुक्र था कि माँ अपना नित्य कर्म स्वयं कर लेती। हाँ, कभी कभी मैं उसकी बालों को ज़रूर बांध देता, नहीं तो खुला ही रखती। मैंने पास जाकर माँ से पूछा, बहुत दर्द हो रहा है, लाओ दवा लगा दूँ, कहकर मलहम उनके घुटनों पर मलने लगा। ये गोली भी ले आया हूँ, जब बहुत दर्द हो तो खा लिया करना। माँ ने किसी मासूम बच्ची की तरह हाँ में सिर हिला दिया और ममतामयी नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी। बाहर खड़ी सुधा मुझे खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी, फिर पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। मैंने सुधा को अनदेखा कर माँ से पूछा, रो क्यों रही हो? बहू ने फिर कुछ कहा? माँ की आंखों से गर्म आंसू अब भी टपक रहे थे। माँ ने कहा, नहीं, लेकिन वो तो आज भी गुस्से में है। माँ ने आंचल से आंसू पोंछते हुए कहा, बच्ची है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। मैं मन ही मन कहता, काश कि वह समझ जाए, लेकिन नहीं, मुझे पता था वह समझने वाली नहीं है। माँ ने कहा, जा बहू को देख, चाय बनाने गई हो शायद, थका हारा आया है, जा कपड़े बदल ले और बहू से बात कर ले। मैं सोच रहा था कि एक माँ है जिसे दर्द में भी मेरी थकान की फिक्र है, और एक बीबी है जिसे घर आते शिकायतें छोड़ कुछ सूझता नहीं। रोज बेवजह की शिकायतें, रोज वही झिकझिक, फिर पूछने पर भी तो नहीं बताती थी कि आखिर माँ क्या कहती सुनती है, उसे कि वह गुस्सा रहती है। बस मैं घर आया नहीं कि जाने क्या सोचती थी माँ को लेकर, जाने क्यों इतनी नफरत थी माँ के लिए उसके मन में। पिताजी के देहावसान के उपरांत घर में मैं और माँ रह गए थे। पिताजी सरकारी नौकरी में कार्यरत थे, इसलिए अनुकंपा के आधार पर पिताजी के स्थान पर मुझे नौकरी मिल गई थी। वैसे भी खुद भी तैयारी में लगा था, लेकिन कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाया था। हाथ आई नौकरी चली जाती, अतः पकड़ ली, वरना लिख पढ़कर मेरी गिनती भी बेरोजगारों में ही हो रही थी। मैं ऑफिस चला जाता, माँ बेचारी पीछे से घर में अकेली रह जाती। सुबह मलहम लगा कर जाता तो लौट कर ही लग पाता। कोई ध्यान रखने वाला नहीं था। बगल वाली मौसी दिन में एक आध बार आकर माँ को देख जाती और खाना खिला जाती, क्योंकि मैं खाना बनाकर ही ऑफिस जाया करता था। लेकिन आखिर कब तक ऐसे चलता, इसलिए माँ का स्वास्थ्य देख उसके दबाव में आकर मैंने शादी कर ली। सोचा था बहू आ जाएगी तो माँ की देखभाल करेगी, तो माँ को भी आराम हो जाएगा। लेकिन कहाँ पता था कि हालत और बिगड़ जाएंगे। शुरू तो सब ठीक रहा, माँ भी खुश थी और बहू भी, लेकिन धीरे धीरे किन्हीं न किन्हीं कारणों से माँ को ले हमारे बीच झगड़ा बढ़ता ही चला गया
और मैं माँ और पत्नी के झगड़े को लेकर परेशान रहने लगा। एक तो रोज़ ऑफिस की टेंशन, काम का बोझ, बड़े साहब की डांट, घर आओ तो बीवी की शिकायतें, कभी कभी तो आत्महत्या कर लेने की इच्छा होती मेरी, लेकिन सोचता माँ का क्या होगा, बेचारी जीते जी मर जाएगी। सच या तो मैं जानता था या मेरी माँ कि उसने किन हालातों एवं कितने कष्टों को सहकर मेरा लालन पालन किया था, इसलिए भी स्वयं के गुस्से में संयम रखता और इतना कुछ होने पर भी सुधा को कुछ नहीं कहता। उसे मुझसे या माँ से लाख शिकायत थी, लेकिन उसे सदा प्रेम से ही समझाया मैंने, क्योंकि मेरा मानना था कि परेशानियाँ सदा संयम और सुलभ सोच से ही दूर होती हैं। आपसी तकरार उन्हें और बढ़ाती है। तभी माँ ने टोका, क्या सोच रहा है, जान बहू राह देख रही होगी, मेरी क्या है, मेरी हड्डियाँ तो यूं ही कथक करती रहेंगी। माँ ने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए कहा। दर्द अब पहले से काफ़ी कम था। माँ को दर्द से आराम मिलता देख मुझे भी थोड़ी राहत हुई। उसे चादर उठाते हुए कहा, ठीक है माँ, तुम आराम करो, मैं आता हूँ, कहकर अपने कमरे में आ गया। सुधा हर बार की तरह मेरे स्वागत के लिए चेहरा लाल किए बैठी थी। कर ली सेवा, सुनाए माँ की? क्या सब सुनाया तुम्हारी माँ ने तुम्हें? तुम तो अपनी माँ की ही हर बात सच मानोगे, मैं चाहे कुछ कहूँ या ना कहूँ। अब मैं सुधा से क्या कहता कि माँ ने इस बार भी उसकी कोई शिकायत नहीं की थी। हालांकि माँ ने पहले भी कभी मुझसे सुधा की कोई शिकायत नहीं की थी। जहाँ तक मेरे लाख पूछने पर भी क्या हुआ माँ यही कहती, कुछ नहीं, रहने दे। मैं भली भांति जानता था मेरी माँ को, मेरे लाख पूछने पर भी वह कुछ नहीं कहेंगी, न ही कुछ बताएंगी। उसके मन में कोई भी छल कपट था ही नहीं। लेकिन सुधा थी कि आज तो तुम फैसला कर ही लो। कैसा फैसला? यही कि तुम्हें अपनी माँ के साथ रहना है या मेरे साथ? मैंने गुस्से में कहा, तुम्हें जो फैसला करना है करो, तुम्हें जहाँ रहना है रहो, मैं माँ को छोड़कर कहीं नहीं रह सकता। माँ वृद्धाश्रम में भी तो रह सकती हैं। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मेरा हाथ सुधा के ऊपर उठते उठते रह गया। कर लो, ये भी कसर पूरी कर लो, अब बस यही बाकी रह गई है। सामान्य तौर पर मैं सुधा पर कभी इस तरह नाराज नहीं होता था, लेकिन आज उसकी बातें सुन जाने क्यों मैं मेरे गुस्से पर काबू नहीं रख सका। फिर भी खुद को रोक लिया। सॉरी, तुम बात ही ऐसी कर रही हो। मैं माँ को इस अवस्था में वृद्धाश्रम में भेज दूँ तो क्या हुआ? बहुत सी वृद्ध औरतें रहती हैं वहाँ, माँ को भी कंपनी मिल जाएगी। क्यों, तुम कंपनी नहीं दे सकती? ऐसा करो, अपनी माँ से बात कर देखो, क्या तुम्हारी माँ रह लेंगी वहाँ? अगर वह वहाँ रहना स्वीकार कर लेती हैं तो सोचता हूँ तुम न सही, शायद तुम्हारी माँ कुछ मदद कर दे मेरी माँ की। वो क्यों रहेंगी भला? अच्छा खासा घर है, पापा अभी जिंदा है, और सबसे बड़ी बात, मेरी माँ अपनी बहू से नहीं झगड़ती, बहुत अच्छी बहू मिली है उन्हें। तो तुम क्यों नहीं अच्छी बहू बन जाती हो? और क्या तुम्हारे पापा मर जाएंगे तो रह लेंगी? मैंने सुधा को आईना दिखाने के ध्येय से कहा। क्या मेरी माँ और तुम्हारी माँ में अंतर है? मेरा घर घर नहीं, मेरी माँ माँ नहीं, मैंने उसे समझाते हुए कहा। सुधा, तुम समझती क्यों नहीं? ये बेवजह की जिद किए बैठी हो। ऐसा भी कहीं होता है क्या? जितनी ज़रूरत हमें बचपन में माँ बाप की होती है, उतनी ही बुढ़ापे में माँ बाप को बच्चों की आवश्यकता होती है। उन्हें साथ रखना हमारी जिम्मेदारी है। तुम्हें पता है, माँ को गठिए का दर्द रह रह कर सताता रहता है। कभी कभी तो वह दर्द उसके लिए असहनीय हो जाता है, और तुम कहती हो कि मैं अपनी माँ को किसी वृद्धाश्रम में भेज दूँ। मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें फैसला करना ही होगा। तो सुनो, मैंने उसे चेताते हुए कहा, जैसा तुम चाहती हो वैसा कभी नहीं हो सकता, और न ही मैं माँ को कहीं दूसरी जगह रखूँगा। बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें रहना है तो रहो, जाना है तो जाओ, मैं कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है, फिर मैं कल सुबह ही अपने मायके चली जाऊँगी। तुम्हारी माँ का बोझ मुझे नहीं ढोना। कल सुबह क्यों, अभी चली जाओ, लेकिन पहले अपनी माँ से बात तो कर लो, कहीं फिर तुम्हें आने से मना न कर दें। कई बार सुधा पहले भी मायके जाने की बात करती थी, लेकिन जाने क्यों उसकी माँ आने से रोक देती। हम दोनों के बीच काफ़ी देर तक तू मैं होती रही। मैं उसे समझाता रहा, लेकिन वो थी कि समझने के लिए तैयार नहीं थी। गुस्से से भरी मायके जाने के लिए अपना बैग तैयार करने लगी। मैं भी उसे उसके हाल छोड़ बाहर नुक्कड़ पर चाय पीने, सिगरेट पीने चला गया। पर जैसे ही बाहर का दरवाज़ा खोला, देखा सुधा के माता पिता अपने सामान के साथ घर के दहलीज पर खड़े थे। उन्हें अचानक यहाँ देख मैं अचंभित रह गया और खुद को तुरंत शांत कर लिया। मैंने झुककर दोनों का अभिवादन किया और घर के अंदर ले आया।
उन्होंने हमारी बातें सुनी या न सुनी कह नहीं सकता, लेकिन उनके चेहरे उदास व मायूस प्रतीत हो रहे थे। मैं थोड़ा डर सा गया, जाने क्या सोच रहे होंगे दोनों, क्योंकि मेरे कमरे और मेन दरवाजे में ज़्यादा फासला नहीं था। कहीं सुधा की आवाज़ उन दोनों के कानों तक तो नहीं पहुंची। यही सोच थोड़ा असहज सा हो गया और शर्मिंदा भी। मैंने सुधा को आवाज़ दी, सुधा देखो माँ पापा आए हैं। सुधा कहाँ हो, देखो तुम्हारे माँ पापा आए हैं। वह लगभग दौड़ती हुई कमरे से बाहर आई। देखा इस बीच सुधा ने अपना आंसुओं से भरा चेहरा साफ कर लिया था। माँ पापा आप दोनों यहाँ बिना बताए। खुशी से पहले माँ के गले लगी, फिर पापा के। उन्हें अचानक यहाँ देख प्रश्न उसकी नज़रों में भी थे, लेकिन जाहिर नहीं कर पा रही थी। लेकिन आप लोग इतने उदास क्यों दिख रहे हैं? शायद थक गए होंगे आप लोग। ठहरिए, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ, फिर बात करती हूँ। तुम बातें करो, चाय मैं बना लाता हूँ। मैं नहीं चाहता था कि हम पति पत्नी के झगड़े का उन्हें किसी तरह का कोई शक हो, लेकिन मैं चाय नाश्ता लेकर आता कि तभी मेरे कानों में सुधा की आवाज़ आई, भैया भाभी ऐसा कैसे कर सकते हैं? आखिर वह घर आपका भी तो है। नज़दीक आते ही मैंने पूछा, क्या हुआ? तीनों कुछ पल तो चुप रहे। फिर बाद में जब सच जाना तो मन दर्द से आहत हो उठा। उनके बेटे बहू ने उन्हें घर से निकाल दिया था और कहीं ठिकाना न देख सीधे बेटी के घर आ गए थे। दोनों फफक कर रो रहे थे। बातचीत के दौरान सुधा की माँ ने यह भी बताया कि उनकी बहू उन्हें घर पर पहले से बहुत तकलीफ देती थी, इसलिए वह सुधा को घर आने से अक्सर ही मना करती थी, ताकि सुधा को उनका सच न पता चले और वह दुखी हो। सच जानकर सुधा का मन भी आहत था शायद। कोई बात नहीं, आप यहीं रहिए, मैं सुधा की तरफ देख रहा था। कहने को तो सुधा ने कह दिया था, लेकिन उस समय उसके चेहरे पर हजारों दर्द एवं पलकें आंसुओं से सराबोर थी। उस समय मैं सुधा में, बहू और बेटी में अंतर को साफ देख पा रहा था। मैं सोच रहा था, एक आदमी का दर्द जितना माँ और बेटी समझ सकती है, उतना पत्नी और बहू नहीं। सुधा ने माँ से कहा, मैं भाभी को एक अच्छी बहू समझती थी, कभी सोचा नहीं था कि वो आपके साथ ऐसा करेंगी, लेकिन भैया भी ऐसे निकले। उसका कहा सुन मैं न चाहकर भी बोल उठा, सच कहूँ तो अंतर तुम बेटियों ने डाल रखा है, इसमें बहुओं का कोई दोष नहीं। बहू तो बस एक लेबल मात्र है जो उसके माथे पर चिपका दिया गया, जैसे किसी सामान पे चिपका दिया जाता है उसका ब्रांड नेम, उस सामान को बेचने की खातिर। तीनों की नज़रें मेरे तरफ घूम गई। मैंने कहना जारी रखा, कभी सास को माँ समझ कर तो देखो, फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो माँ 9 महीने कोख का दर्द सहती है, वह माँ बहू बेटी का दर्द न समझे। कभी बहू से बेटी बन कर देखो, कभी ससुराल में बेटी बन अपने मन की छोटी छोटी ख्वाहिशों की तिलांजलि देकर तो देखो। जैसे माता पिता के घर उनकी आर्थिक परेशानियों को जान अपना मन मार लेती हो। तुम बेटियां कहती हो रहने दीजिए पापा, कभी और ले लूँगी। हालांकि फिर भी पिता की कोशिश रहती है कि वे तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरी कर दें, और शायद हो भी जाती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सारी ख्वाहिशें पति भी पूरी कर दे, क्योंकि पति की सीमाएं उतनी अनंत नहीं जितनी एक पिता की होती है। परंतु जाने क्यों तुम बेटियों को बहू बनते ही तुम्हारी ख्वाहिशें जो पिता के आंगन तक बड़ी होती हैं, ससुराल में छोटी दिखने लगती हैं। घर छोटा दिखता है, सास बुरी दिखती है, पति की सारी कोशिशों के आगे तुम्हें तुम्हारे सपने 2 टकिए की नौकरी में दम तोड़ती दिखती हैं। और तो और ससुराल और मायके के प्रति इतनी तुलनात्मक रवैया अपना लेती हो कि पति का सर शर्म से झुक जाता है। तुम बेटियां बहू बनने के उपरांत यह नहीं समझ पाती कि पिता और पति की जिम्मेदारी में अंतर होता है, घर और ससुराल में अंतर होता है, उतना ही अंतर जितना जमीन और आसमान में होता है। पिता के घर में हम खुले आकाश की सैर कर सकते हैं, उसका दायरा अलग है, लेकिन ससुराल में हमें ज़मीन पर रहना होता है। ससुराल छोटा हो या बड़ा, बेटियों को बहू के रूप में, बहुओं को बेटी के रूप में हर हाल में खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। पर नहीं, जाने क्यों मन में शुरू से ही ससुराल के प्रति नकारात्मकता भरी रहती है। पहले ही मान बैठती हो, सास अच्छी नहीं होगी तो सास का विरोध करना है, ससुर का विरोध करना है, ननद का, यहाँ तक कि खुद के पति का भी विरोध करने से नहीं चूकती। विरोध करो, और करना भी चाहिए, लेकिन सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध मत करो। और अगर करना ही है तो पहले स्वयं का विरोध करो, अपने बहू होने का विरोध करो, खुद के अंदर की बेटी के खोने का विरोध करो। फिर देखना बहू के रूप में सास या ससुराल में किसी तरह के विरोध का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। मेरे सास ससुर अचंभित थे कि यह मैं सुधा को क्या और क्यों बोले जा रहा हूँ।
पर शायद सुधा मेरी बातों का असर समझ रही थी। उसने मुझे क्षमा याचना भाव से देखा। उसकी आंखों में अपराध बोध साफ झलक रहा था। तभी मेरी माँ, जो शायद हमारी आवाज़ से जाग गई थी, टकते टकते हाल में आ गई। कौन आया है बेटा? माँ की आवाज़ सुन सुधा ने झट से आगे बढ़कर माँ को सहारा दिया और अपनी माँ के बगल वाले खाली सोफे पर बिठाते हुए कहा, आइए माँ जी, मेरे माँ पापा आए हैं। मैं तो मानो अपनी जगह से उछलते उछलते बचा। माँ के प्रति सुधा का यह व्यवहार व उसकी बोली में यह मिठास देख मेरे आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। उधर माँ कभी सुधा तो कभी मुझे देख रही थी और मैं मुस्कुरा रहा था। आज उसके माता पिता के सामने बिना किसी शिकायत, बिना घर की बातें जाहिर किए उसकी सोच बदलने में सफल हुआ था। वरना सुधा मेरा सच जान शायद उसके माता पिता का मन दुखी हो उठता। बेटे के साथ बेटी का व्यवहार भी उन्हें कम तकलीफ नहीं देता। खैर, मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि सुधा को अपने माता पिता की हालत देखकर कम से कम मेरी माँ की कद्र समझ आई। मेरे सास ससुर ने मुझसे हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनूंगा। मेरा कहीं किसी वृद्धाश्रम में रहने की व्यवस्था कर दो। जब अपने बेटे ने ही घर से निकाल दिया तो दामाद पर बोझ क्यों बनना? मैंने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, मैंने बेटी को बहू बनने के इतने भाषण दिए हैं तो क्या सिर्फ बेटे के माता पिता के लिए बहू का ही फर्ज होता है? नहीं माँ पापा, बेटी की माता पिता के लिए भी दामाद का फर्ज उतना ही होता है। मैं भी आपका बेटा ही हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप किसी वृद्धाश्रम में नहीं, मेरे घर में रहें। मैंने माँ से कहा, माँ, तुम्हें बुढ़ापे में दोस्तों के साथ रहने से कोई ऐतराज़ है? माँ ने कहा, नहीं बेटा, मुझे तो बहुत खुशी है। तुम ऑफिस चले जाते हो, बहू अपने काम में लग जाती है। कम से कम हम लोग रहेंगे, एक साथ अपना सुख दुख बांटेंगे। माँ की बातें सुनकर सुधा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और वह यह समझ गई थी कि हर बेटी बहू बनकर अपने सास ससुर को ही माता पिता मान ले तो कभी किसी वृद्धाश्रम की ज़रूरत ही ना पड़े। यह कहानी आपको कैसी लगी? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।